तो रहिए, शुरुआत करने जा रहे हैं हिला देने वाली खबर से। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में नॉन स्टॉप एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर नॉन स्टॉप, लगातार एनकाउंटर जारी है। उमेश पाल की हत्या के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए वो मैं दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। फौरन बाद जो एनकाउंटर हुआ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उस्मान का एनकाउंटर हुआ। उस्मान ढेर किया गया जो अतीक का शूटर था। ये आप देख रहे हैं उसकी बॉडी स्ट्रेचर पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अरबाज को आप देख रहे हैं, वो अरबाज जो ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, उसे ढेर कर दिया गया। अरबाज अतीक के बेटे को गाड़ी में बिठा रखा था, उसे एनकाउंटर में मारा गया। आज अकेले 5 एनकाउंटर 24 घंटे में इस अरबाज के फूफा का। अगली तस्वीर दिखाइए। अरबाज के फूफा का एनकाउंटर हो गया। ये देखिए, पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे हैं अतीक को मारने वाले, जिसमें असद बैठा था, क्रेटा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के फूफा ही। आज योगी की पुलिस ने ढेर कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये बांदा की तस्वीर थी, ये आप देख रहे हैं जौनपुर की। जौनपुर में एनकाउंटर हुआ, एक बदमाश ढेर कर दिया है योगी की पुलिस ने। ये जौनपुर का एनकाउंटर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। नोएडा में आप देख रहे हैं, नोएडा में ये एनकाउंटर हुआ है। और नोएडा एनकाउंटर के बाद ये बाइक आप पड़ी देख रहे हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है, बाइक और पिस्तौल बरामद हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और एनकाउंटर हुआ है। ये लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर हुआ। ये जिसका एनकाउंटर हुआ वो बिस्तर पर पड़ा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ग्रेटर नोएडा में ये देखिए, ग्रेटर नोएडा में टांग उठाकर चल रहा है क्योंकि कंधों पर है। पुलिस ने पैर पर गोली मारी है, पैर में गोली लगी एनकाउंटर के दौरान। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ये मुजफ्फरनगर में देख रहे हैं, पुलिस की जीप में बैठा हुआ है, पैर पर गोली लगी है। 24 घंटे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, एनकाउंटर नॉन स्टॉप। रिपोर्ट देखिए। अगर किसी ने चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागने से पहले ही पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, उमेश पाल की हत्या के बाद से योगी की पुलिस अपराध और अपराधी का तिनका भी नहीं उड़ने दे रही। पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है ऑपरेशन ठोको। योगी की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बांदा में एक एनकाउंटर किया। योगी की पुलिस ने उमेश की हत्या में शामिल अरबाज को ठोका था। अब उसी अरबाज के फूफा का एनकाउंटर हो गया है। योगी की पुलिस ने जिसे टांग रखा है, यही है अरबाज का फूफा। इसका नाम वाहिद है और पुलिस का 50,000 का इनामी बदमाश था। अगला एनकाउंटर लखीमपुर खीरी में हुआ है। यूपी में अपराध कर फरार होने वालों का अंजाम यही होता है। योगी की पुलिस ने ठोका तो सीधे अस्पताल का स्ट्रेचर नसीब हुआ। ऐसी ही तस्वीरें अपराधियों में खौफ पैदा करती हैं। तीसरा एनकाउंटर जौनपुर में हुआ है। यूपी के जौनपुर में योगी की पुलिस ने आनंद सागर को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के बाद आनंद उठ नहीं सका। योगी की पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो स्ट्रेचर पर दम तोड़ चुका था। ग्रेटर नोएडा में चला ऑपरेशन लंगड़ा। पुलिस के कंधों पर जा रहे बदमाश के पैर में गोली लगी। योगी के राज में अपराध करके भागने वालों का यही हाल होता है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश को गोली लग गई। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी चला। पुलिस की जीप में बैठे बदमाश के पैर में गोली लगी। मुजफ्फरनगर पुलिस इसे लंबे वक्त से तलाश रही थी। पुलिस एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी। अगला एनकाउंटर नोएडा में हुआ। अपराधी की बाइक कट्टा सड़क पर पड़ा है। यहीं पर योगी की पुलिस ने बदमाश को ढेर कर दिया। बदमाश अस्पताल में है।
तो उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से यूपी में अपराधियों की रूह कांपी हुई है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। और आइए मैं आपको दिखाता हूं कौन कहां ढेर किया गया। योगी की पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो एक्शन किस इलाके में हुआ, क्या स्थिति थी, कौन है ये जिन्हें ढेर किया गया। पहली तस्वीर देखिए जरा, जिन्हें टांगा गया। अतीक गैंग के गुर्गे के साथ बांदा में एनकाउंटर हुआ, कनेक्शन था इनका। 50,000 के इनामी वाहिद को गोली लगी है और अरबाज के फूफा को पुलिस ने गोली मारी। उमेश पाल केस में एनकाउंटर में अरबाज मारा गया था। अगली तस्वीर देखिए जरा, यूपी के जौनपुर में इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया। 30,000 के इनामी आनंद सागर को पुलिस ने मार गिराया। 15 लाख रुपए की लूट के मामले में इसकी तलाश थी। 6 मार्च को सतना में वारदात को अंजाम दिया था। सुभाष यादव गैंग का सदस्य था यह आनंद। अगली तस्वीर देखिए, नोएडा के सेक्टर 39 में बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। आरोपी के पास से लूट का सामान और हथियार बरामद किया गया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। मेट्रो में यात्रा करने वालों को अपना यह निशाना बनाता था। अगली तस्वीर देखिए जरा, मुजफ्फरनगर में 24 घंटे में 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है। कई मामलों में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अगली तस्वीर लखीमपुर खीरी से। खीरी में एनकाउंटर में बदमाश ढेर हुआ है, देख रहे हैं आप, स्ट्रेचर पर लेटा। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लग गई है। यह है 24 घंटे का आंकड़ा। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल, जिन्होंने जौनपुर में ढेर किया है आनंद सागर को, क्या कह रहे हैं। सुभाष यादव गैंग पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी, तो उनके द्वारा जौनपुर में, आजमगढ़ में, बनारस में और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में जो अभी तक जानकारी में आई हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा आपराधिक वारदातें की गई हैं, जिसमें कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और थाना बक्सा क्षेत्र में आज सुबह एक पुलिस के साथ में जो बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक बदमाश जो घायल हुआ, उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे उसको डेड डिक्लेयर किया गया। तो उसमें इन सभी बदमाशों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। इनके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती, इस तरह के संगीन अपराध दर्ज हैं। तो ये सब कब शुरू हुआ और तेजी से नॉन स्टॉप एनकाउंटर हो रहा है उमेश की हत्या के बाद। ये आप देख रहे हैं उमेश का नया सीसीटीवी आया उसके मर्डर का। आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं। उमेश भागा, देखिए अंदर को भागा, उसके बाद गनर भी पीछे पीछे भागा। ये देखिए बम फेंका गुड्डू मुस्लिम ने और बम के बाद वो मारा गया। देखिए असद अंदर घुस के आया, असद की गोली खत्म हो गई तो असद वापस भागा, उमेश पाल अंदर आया, ये गनर भाग कर आया और उसके बाद देखिए बम फेंका। ये तस्वीर नए सीसीटीवी की है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इस तस्वीर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये आप तस्वीर ध्यान से देखिए। आज नया सीसीटीवी आया है, बाहर गोलियां चल रही थी, वो सीसीटीवी आपने देखा। ये देखिए उमेश पाल काले कोट में अंदर भागे, खाकी वर्दी में गनर भाग के आया और गुड्डू मुस्लिम के हाथ में बम था। ये देखिए असद, अतीक का बेटा, गोली चलाने के बाद वापस भागा। उमेश पाल अंदर आया और पीछे से गुड्डू मुस्लिम के हाथ में देखिए बम और ये इसने बम फेंका है, गनर के ऊपर आकर बम गिरा है और गनर की मौत हो गई है। इस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंका है और वो अंदर आकर ब्लास्ट हुआ है। आइए अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, पूरा शूट आउट। ये देखिए उमेश पाल पर गोली चलाई, उमेश पाल गिरे, उसके बाद उमेश पाल उठे, अंदर भागे, ये एक पीछे से भागा, असद निकला, देखिए गाड़ी से असद निकला और असद ये देखिए अंदर आया। अंदर आने के बाद फायरिंग की असद ने और भाग गया। उमेश वापस अंदर आए और उसके पीछे पीछे गनर आया है, उतने में गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंक दिया, सभी की मौत हो गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा पूरा सीक्वेंस और आप देखिए किस तरह से
इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये देख रहे हैं, रोड पर फायरिंग होती, उमेश पाल को एक गोली लगती, उमेश अंदर भागते हैं, असद को लगता है उमेश बच गए तो असद भी गाड़ी से निकलता है और ये देखिए अंदर की तरफ उस गली में आता है असद बंदूक लेकर और फायरिंग करता है। उमेश पाल घर के अंदर आ जाते हैं, पीछे से पुलिस वाला आता है और गुड्डू मुस्लिम बम फेंक देता है और ये बम सीधे जाकर गनर के सिर पर लगता है और उसके बाद गनर की मौत हो जाती है। फिर से देखिए, ये जो पूरा सीसीटीवी है, पूरा सीक्वेंस, सारे सीसीटीवीज आपके लिए हमने जोड़े हैं जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। गली की तस्वीर पहली बार आप देख रहे हैं, किस तरह गली के अंदर देखिए धमाका हुआ। जैसे ही गनर अंदर भागा, दो जो गनर उमेश पाल की सिक्योरिटी में लगे थे, दोनों की मौत हो गई। इसी तरह से जो धमाका किया उसके बाद आइए अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। ये जो घर की गली आप देख रहे थे, कॉरिडोर, यहां मौजूद थे हमारे सहयोगी दीपेश। वो पहुंचे, उन्होंने वो बुलेट मार्क्स भी आपको दिखाने जा रहे हैं जहां ये पूरा हत्याकांड अंजाम दिया गया। दीपेश की रिपोर्ट देखिए। ये वो स्पॉट है जहां पर हम खड़े हैं, यहीं पर उमेश पाल की कार खड़ी नजर आती है और इधर से आती है असद और उसके गुर्गों की कार। ये जो गाड़ी दिख रही, ठीक यहाँ पर वो कार रुकती है और उसके बाद फिर यहाँ पर उमेश पाल को गोलियों से भुनने का जो काम है वो उनके द्वारा किया जाता है। दरअसल देखिए, ये गली, अभी तक हमने इस गली के अंदर वाला एक सीसीटीवी जो है उसके फुटेज देखे थे। इस दुकान के अंदर से जो एक सीसीटीवी लगा हुआ है उसका फुटेज देखा था। यही वो दुकान है जहां पर इस जगह पर जो गुलाम है वो खड़ा रहता है और वो यहां से निकलकर और फिर उमेश पाल पर गोलियां चलाना शुरू करता है। लेकिन अब जो सीसीटीवी सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। पंकज लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो सकरी सी गली है जहां पर उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए हैं। उसके बाद देखिए, एक बहादुर लड़की इस गेट से निकलती, क्योंकि शूटरों की संख्या ज्यादा होती है, हथियार और असले उनके हाथ में होते हैं। फिर वो दौड़कर अंदर की तरफ जाती है और परिजनों को इत्तला करती है, जानकारी देती है। देखिए, उसके बाद जो गनर है राघवेंद्र, उसकी तस्वीर भी इसी गली से सामने आई है। यहीं से वो दौड़ते हुए और अंदर की तरफ भागते हैं और यहां पर जो है वो बम आकर लगता है। ये तस्वीर देखिए, अभी भी आपको जो निशान है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। यही वो स्पॉट है जहां पर बम लगता है। अब जो नया सीसीटीवी आया है वो कौन से कैमरे से आया है, वो कैमरा भी आपको दिखा रखे हैं। यही वो कैमरा है जिससे नया फुटेज जो है वो सामने आया है। इस गली का अगर जिक्र, आपने दीपेश की रिपोर्ट देखी, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो आपने तस्वीरें देखी उमेश पाल की हत्या की फरवरी के महीने में 2023 में, यह प्लान हो गया था 2018 में। 18 में ही उमेश को मारने की प्लानिंग कर ली थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एफआईआर कह रही है। 2019 में एफआईआर लिखाई गई जिसमें यह शब्द लिखा हुआ है कि उमेश को मारना है और न सिर्फ मारना है बल्कि ऐसा मारना है कि 15 दिन तक खबर चलती रहे। 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। आप देख रहे हैं सबके नाम, बाकायदा नाम दर्ज हैं। किस अतीक का नाम सबसे ऊपर है, सद्दाम जो साला है अशरफ का, अली का नाम, दूसरे बेटे का नाम, तीसरे का नाम, और उसके जो बाकी लोग हैं उन सब के नाम, उनके सारे शूटर्स के नाम एफआईआर में दर्ज है। ये देखिए 15 नाम है एफआईआर में। फरहान, साबिर भी था, विजय राय, मोहम्मद राशिद, उसैद, फैसल, ये सारे नाम एफआईआर में दर्ज है। अब आप सोचिए 2018 में ही मारना था। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये सारी प्लानिंग कहां हुई? ये सारी प्लानिंग यूपी के देवरिया जेल में हुई है। ये देख रहे हैं जिला कारागार देवरिया में ही बंद था। गुजरात के साबरमती में अभी अतीक है, इससे पहले यूपी के देवरिया में था। अब देखिए जरा देवरिया में प्लानिंग कैसे की गई, किसके जरिए की गई और किसने की ये प्लानिंग। देखिए जरा, ये देवरिया जेल, और प्लानिंग का हिस्सा यह था कि जेल में यह पूरी प्लानिंग की गई। उमेश पाल मर्डर केस में यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। 2018 में ही अतीक ने उमेश की हत्या की साजिश रची थी। देवरिया जेल में अतीक ने यह पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग यह थी कि 2019 की एफआईआर में बाकायदा इसका जिक्र है। अतीक ने उमेश पाल को लेकर एक जैद खालिद नाम का शख्स है जिसे धमकी दी। जैद ने 2019 में ही एफआईआर करवा दी। एफआईआर में क्या लिखा है आपको बताऊं। जैद ने बताया एफआईआर में उमेश पाल को अतीक ने वहां भद्दी भद्दी गालियां दी जैद को बुलाकर। उमेश पाल मुझे सजा दिलवाना चाहता था और अतीक के शब्द हैं, 7 शब्द लिखा है। अतीक ने बोला
उमेश पालवा यानी उमेश पालवा को जौन दिन मरवाऊंगा, यानी उमेश पाल को जिस दिन मरवाऊंगा 15 दिन नेशनल टीवी पर खबर चलेगी। अतीक के शब्द थे। इसलिए तुम हमारी मुखबरी करोगे यानी खालिद, नहीं तो उमेश पाल की तरह मारे जाओगे। इसके बाद जैद को अतीक ने जेल से जाने दिया। 2019 में जैद ने यह FIR दर्ज करवाई। अतीक के गुर्गों ने जैद खालिद को अगवा करा। जमीन विवाद को लेकर जैद को अगवा किया गया था और अतीक के गुर्गों ने जैद की कार को रोक लिया। जैद की कार में उसके दोस्त सवार थे उस वक्त। इसके बाद सभी को लेकर सीधे जेल पहुंच गया। तब अतीक देवरिया जेल में उस वक्त बंद था और अतीक ने जमीन के बारे में जैद से पूछताछ की। फिर जेल में गुर्गों ने जमकर मारा भी जैद को। जैद कभी अतीक का करीबी हुआ करता था, अतीक के लिए जमीन की खरीद फरोख्त भी किया करता था, सोचिए। और उसके बाद अतीक ने कहा जैद से कि तुम अब मुखबिरी करोगे, नहीं करोगे तो पीटे जाओगे। जिसके बाद जैद ने FIR लिखवाई। इसी जेल में अतीक तांडव करता था। हर तीसरे दिन एक आदमी को लाकर पीटा जाता था। एक और साक्षात करवाने जा रहा हूं आपको। यह है मोहित जायसवाल, ये कारोबारी हैं। इनको उस जेल में ले जाकर इनको पीटा गया। और आपको बताऊं मोहित जायसवाल के साथ क्या हुआ था देवरिया जेल में। इस जेल में अतीक का कैसे राज चलता था वो देखिए। देवरिया जेल में कभी अतीक का दरबार सजता था। माफिया डॉन अतीक देवरिया जेल से अपनी मनमानी करता था। जेल से फोन पर धमकी देने के साथ जेल में तमाम तरह की सुविधाएं हासिल करता था। जेल में रहकर भी वो पूरे देश भर में अपनी गैंग को कमांड देता था। जेल में सजा नहीं, वो ऐश काट रहा था, ये समझिए। जो उसके खिलाफ जाता था वो जेल में बुलाकर उसे पीटता था। उसके गुर्गे लोगों का अपहरण करके सीधे उसके सामने जेल में पेश कर देते थे, जहां वो बाकायदा दरबार लगाता था। ये लखनऊ के कारोबारी हैं मोहित जायसवाल। इनको भी अगवा करके देवरिया जेल ले जाया गया। इनके साथ मारपीट की गई और अपनी हनक दिखाने के लिए वीडियो भी वायरल किया गया कि कारोबारी को जेल में बुलाकर भी पीट सकते हैं। आलमबाग के रहने वाले मोहित जायसवाल ने बताया था कि अतीक अहमद के गुर्गे उसे SUV से देवरिया ले गए थे। 26 दिसंबर 2018 को मोहित को अगवा किया गया। जेल में अतीक के बेटे उमर और गुर्गों ने उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही करोड़ों की जमीन पर जबरन साइन करा लिया। 45 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागज पर साइन कराए थे इससे। मोहित से अतीक के गैंग ने रंगदारी भी मांगी थी। इसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई और इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही अतीक का जेल भी 2 दिनों के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। मोहित की तरह ही जैद खालिद को भी जेल लाया गया था, जिसकी FIR से उमेश पाल की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। अब एक बार फिर अतीक ने साबरमती जेल से साजिश रची। जेल से न सिर्फ उसने उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग की, बल्कि फेस टाइम से अतीक अशरफ सहित शूटरों से संपर्क में था। 3 नेताओं को भी फोन लगाया उसने। एक नेता को फोन किया और अब उसे उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल क्या हुआ था जेल में जब कारोबारी मोहित को खींचकर लाए थे जेल के अंदर, और उसके बाद जेल में हुआ क्या वो देखिए जरा। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जेल में मोहित को लाया गया और उसके गुर्गे वहां मौजूद थे। ये आप देख रहे हैं तस्वीर। ये है अतीक जेल में था। देवरिया जेल में अतीक का दरबार सजता है। उस दौरान जेल में ही अपहरण कर लोगों को ले आया जाता है। लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को भी अगवा करके लाया गया जेल में। अतीक के गुर्गों ने लखनऊ से मोहित को अगवा किया। 26 दिसंबर 2018 को मोहित को अगवा किया। इसके बाद मोहित को देवरिया जेल लाया गया। देवरिया जेल में अतीक अहमद बंद था पहले से। सोचिए जेल में यह सब हो रहा था। यानी जेल में खाना मिले, मुर्गा मिले, मसाज करा ले कुछ लोग, अलग बात है, लेकिन जेल में पकड़ पकड़ कर लाकर कारोबारियों की पिटाई। जेल में अतीक ने मोहित को जमकर पीटा। उसकी 2 कंपनियों को अपने गुर्गे के नाम पर लिखवा भी लिया। सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की थी और 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ऐसे ही मोहित जायसवाल पीटे गए थे, जैसे आप अभी देख रहे हैं यहां उसके गुर्गे पीट रहे। अतीक और उसके बेटे उमर को आरोपी बनाया गया इस मामले में। जेलर सहित कई कर्मचारी पर इस मामले में गाज गिरी।
इसी कांड के बाद अतीक का जेल शिफ्ट हुआ था। 2 दिन बाद अतीक को देवरिया से बरेली शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद गुजरात के साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो अभी बंद है। अब सुनवाने जा रहा हूं मैं जो कारोबारी पिटे मोहित जायसवाल, उन्हें सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। 26 तारीख की घटना है। मुझे जबरन देवरिया जेल ले जाया गया। जेल ले जाके मुझे जेल के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर पहले से ही अतीक, जो पूर्व सांसद आपके अतीक अहमद जी हैं, उनके वो प्लस उनके बेटे और बाकी लोग जो उनके टीम में थे, सभी लोग वहाँ पर थे। वहाँ पर मुझे ले जाने के बाद मुझे किनारे बैठा दिया गया। बैठाने के बाद मुझसे सारी कंपनियों के रिजाइनिंग लेटर पे साइन कराया गया। जब मैंने उस पर आपत्ति की तो मुझे मारा गया। कहा जो कह रहा वो करो। सारी कंपनियों में मुझसे साइन कराने के बाद मुझसे सादे लेटर हेड पे साइन कराया गया। सारी कंपनियों के सारे चेक पे मुझसे साइन कराए गए। कराने के बाद वो 2 लोगों का नाम पुकार रहे थे, जफरुल्लाह और गुलाम सरवर। इन दोनों से मुझे मारने के लिए कह रहे थे कि इसको मारो, इसके हाथ पैर तोड़ना है। उसी मार के बीच में मेरी हाथ की एक उंगली टूट गई है और मेरे पीठ पे बहुत सारे निशान आए हैं। और निशान आने के बाद जब मुझे मारा गया तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने कहा वो सारी चीजें मैंने कही। जेल के अंदर सुरक्षा के नाम पे मेरे साथ जो हादसा हुआ उसमें तो मैं बहुत चिल्लाया, मैं बहुत रोया, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। अब आपको दिखाता हूं अतीक का एक सरकारी गनर जिसे पुलिस शिद्दत से तलाश रही है, वो शूटर बन गया है। अतीक के अगल बगल जो गनर चलते थे, क्योंकि अतीक सांसद भी थे, अगल बगल जो गनर मिले थे इन्हें सरकारी गनर, वो गनर शूटर बन गए। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। अब इस वक्त यूपी पुलिस उस गनर को ढूंढ रही है। सरकार से पैसा ले रहा था, पैसा सरकार का और शूटर अतीक का। देखिए जरा, उमेश पाल केस में अतीक के गनर पर भी शक है। अतीक की सुरक्षा में शामिल रहे एहतशाम पर शक है। अतीक का सरकारी गनर है एहतशाम उर्फ करीम बाबा। अतीक की सुरक्षा में तैनात था यह पुलिस का जवान और 2005 में राजू पाल की हत्या के वक्त से तैनाती थी इसकी। अतीक की गिरफ्तारी के बाद से यह एहतशाम भी फरार है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस लाइन में रिपोर्ट नहीं की है इसने। इसके बाद उसकी नौकरी चली गई थी। राजू पाल मर्डर के बाद से ही एहतशाम गायब है। नौकरी छोड़ अतीक गैंग में शामिल होने का शक है। काफी समय से ये लापता बताया जा रहा है। अतीक के जेल जाने के बाद से अंडरग्राउंड है। यूपी पुलिस ने एहतशाम की तलाश तेज कर दी है। कहीं ये अतीक का शार्प शूटर तो नहीं बन गया। फूलपुर सांसद बनने के बाद अतीक को यह गनर मिला था और यूपी पुलिस अब एहतशाम की तलाश में जुटी हुई है। तो यह तो सिर्फ एक एहतशाम है, लेकिन एसटीएफ कैसे ढूंढ रही है अतीक के गुर्गों को। एक गुर्गे को उठा लिया, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। एसटीएफ किस तरह से सर्च कर रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक चप्पा चप्पा एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स खंगाल रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश का हर जिला, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी तलाश हो रही है। पड़ोसी देश नेपाल में भी तलाश हो रही है। आज अतीक के गुर्गे को उठाया गया है जिसका नाम है गुड्डू राइफल। जी हां, इसका नाम है गुड्डू राइफल। गुड्डू राइफल को एसटीएफ ने उठा लिया है। अतीक का करीबी बताया जाता है और अतीक का शूटर भी है। देख रहे हैं आप, अतीक के साथ खड़ा है गुड्डू राइफल। अतीक के खास गुर्गों पर एसटीएफ अब शिकंजा कस रही है कि इनके पास जरूर सबूत होंगे, सुराग होंगे। कौशांबी से एसटीएफ ने गुड्डू राइफल को उठाया है। उमेश पाल केस में शूटर को पनाह देने का आरोप है कि शूटर आकर रुके इसके पास। इसके बाद गुड्डू को हिरासत में लिया एसटीएफ ने और अतीक गैंग का एक्टिव सदस्य है ये गुड्डू राइफल। गुड्डू से शूटरों को लेकर पूछताछ की जा रही है। कौशांबी के नेवारी में इसके घर पर 3 लोग रुके थे। कौन थे ये 3 लोग? एसटीएफ को देखकर तीनों आरोपी जंगल में छिप गए। गुड्डू राइफल का अतीक के यहां पर आना जाना हुआ करता था और 12 साल पहले गुड्डू पर जानलेवा हमले का आरोप है। गैस एजेंसी में लूटपाट, मूर्ति चोरी के केस दर्ज हैं। ये सारे केसेस के बाद आज एसटीएफ ने उसे उठाया है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं योगी के 2 डिप्टी और अखिलेश यादव। पुलिस एकदम सही दिशा में चल रही है। एक एक अपराधी पकड़ा जाएगा, ये प्रतिबद्धता है और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। ये बहुत ही दुखद है और इसमें एक एक अपराधी को हम पकड़ेंगे और कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत दिलाएंगे। ये प्रतिबद्धता है हमारी और सरकार इसमें गंभीरता के साथ डे टू डे मॉनिटरिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 माफियाओं की सूची कभी नहीं आएगी।
10 माफियाओं की सूची कभी नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब भी सूची जारी होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा होंगे। ममता जी से भाई मैंने विधानसभा में पूछा कि टॉप 10 माफियाओं की सूची दे दो, टॉप 100 माफियाओं की सूची दे दो। आज तक सरकार ने नहीं बताया। सरकार इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग निकलेंगे उसमें। और श्री अखिलेश यादव जी चाहे जो भी बयान दें, वह जग जाहिर है कि वो गुंडों, अपराधियों और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी इसलिए समाप्तवादी पार्टी बन रही है। भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एसटीएफ सिर्फ यहां एक्शन नहीं ले रही, यूपी के अलग अलग जिलों में एसटीएफ पहुंच रही है। एक और जिला है झांसी। झांसी पहुंची योगी की पुलिस, ढूंढने के लिए 2 लोगों को उठाया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं झांसी की। झांसी में रेड हुई है, 2 लोगों को, बबलू पांडे और योगेंद्र को पुलिस ने यहां से उठाया है। देश के किन किन राज्यों में एसटीएफ की टीम, उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है, यह आपको बताता हूं। चप्पा चप्पा छान मार रही है पुलिस। या तो ये देश छोड़कर भाग गए हैं शूटर्स, ये आप देख रहे हैं, शूटरों की तलाश में योगी की पुलिस उत्तर प्रदेश में ढूंढ रही है। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन राज्यों में इनकी तलाश हो रही है कि ये कहां छिपे हुए हैं। इन सब के बीच मैंने आपको बताया कि अतीक की कैसे तूती बोलती थी एक दौर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सड़कें हो या फिर जेल हो। लेकिन एक महिला जिसने अतीक के सामने लोहा लिया, वो कौन थी? वो है पूजा पाल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पूजा पाल इकलौती वो महिला जो डॉन से लड़ती रही, जो डॉन के सामने खड़ी रही, डॉन के आगे कभी झुकी नहीं। ये लेडी कौन है आखिर, जो अतीक के से आंख में आंख डालकर बात करती थी, जो कभी पीछे नहीं हटी? मैं आपको बताता हूं। बीएसपी विधायक राजू पाल से पूजा पाल की शादी हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 9 दिन बाद ही राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर ही लगा था। राजू पाल की हत्या का कारण अतीक के भाई अशरफ की हार बनी थी। 2004 में शहर पश्चिम से, यानी प्रयागराज जो उस वक्त इलाहाबाद पश्चिम था, यहां से विधायक अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गए तो लोकसभा पहुंच गए और विधानसभा की सीट खाली हो गई। इस विधानसभा की सीट से अतीक ने अपने भाई को लड़ाया उपचुनाव। इसी सीट से राजू पाल चुनाव लड़े, राजू पाल जीत गए और अतीक के भाई अशरफ हार गए। बस इसी से अतीक और राजू पाल में दुश्मनी हो गई। उस वक्त अतीक के नाम का डंका बजा करता था, लोग कांपते थे, अतीक के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। लेकिन राजू पाल ने अशरफ को हराकर अतीक के खेमे में खलबली मचा दी। राजू पाल की हत्या के बाद उनकी राजनीतिक विरासत जो है वो उनकी पत्नी पूजा पाल ने संभाली। मायावती ने खुद प्रयागराज पहुंचकर पूजा पाल को बीएसपी का टिकट सौंपा। ये राजू पाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकी पत्नी पूजा पाल। पूजा पाल चुनाव हार गई उस दौरान। फिर 2007, ये दोनों की शादी के वक्त की तस्वीर है, राजू पाल और पूजा पाल की। शादी के 9 दिन ही हुए थे और राजू पाल को अतीक ने मरवा दिया। पूजा पाल राजू पाल की मौत के बाद 2007 और 2012 में 2 बार बीएसपी के टिकट पर विधायक चुनी गई। अतीक गैंग से लोहा लेने वाली अकेली पूजा ही है। उमेश पाल को गवाह बनने के लिए तैयार भी पूजा ने किया था। उमेश पाल अतीक से इतना डरते थे कि उमेश तैयार नहीं थे गवाही देने के लिए। पूजा पाल ने राजू पाल को न्याय दिलाने के लिए उमेश को गवाह बनने के लिए तैयार किया और केस में सुनवाई अंतिम दौर में थी जब उमेश पाल की हत्या कर दी गई। आपको बताते हैं कौन है पूजा पाल, जिन्होंने अकेले अतीक गैंग से मोर्चा ले रखा है। दरअसल प्रयागराज के कटघरे में पूजा पाल का जन्म हुआ। यहीं से पूजा ने शुरुआती पढ़ाई की थी। पूजा के जो पिताजी हैं वो पंचर की एक दुकान चलाया करते थे। बेहद गरीबी में बीता पूजा का पूरा बचपन। अस्पताल में काम के दौरान राजू पाल से पूजा की मुलाकात हो गई। 16 जनवरी 2005 को दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद धूमनगंज में पूजा अपने ससुराल आई। ये धूमनगंज जो है ये अतीक का इलाका। शादी के 9 दिन बाद पति राजू पाल की हत्या कर दी गई। अभी कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक है पूजा पाल और पूजा पाल इकलौती हैं जो आखिर तक अतीक अहमद से लड़ रही थी, लड़ रही हैं
और लड़ती रहेंगी, क्योंकि अपने पति राजू पाल की हत्या के लिए उन्हें इंसाफ चाहिए। सुनिए जरा पूजा पाल। ये नहीं हो रही। तो आपको भी कोई खतरा है? खतरा तो है ही है भैया। अभी समय ट्रायल चल रहा है, अभी समय एकदम 18 साल के बाद एकदम चुनाव मतलब मुकदमा एकदम सर पे है, तो दिक्कत तो है ही है। सुरक्षा हो पाएगा तभी सब कुछ हो पाएगा, नहीं सुरक्षा नहीं हो पाएगा तो हमको नहीं लगता कुछ हो पाएगा। और सुरक्षा तो देनी चाहिए, पूरा देना चाहिए, तभी आगे कुछ हो सकता है। सीएम से या सरकार से? हाँ मिलेंगे। सुरक्षा अपने सुरक्षा के लिए कहेंगे, गवाहों के लिए कहेंगे। सुरक्षा नहीं मिल पाएगा तो कौन जाएगा, आप बताइए। तो पूजा को इंतजार है इंसाफ का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज ये एक और बड़ी खबर है सियासत की दुनिया से। राहुल गांधी कह रहे हैं दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी विदेश में थे, लंदन में थे, तो देश में सुर्खियां बन रही थी उनके बयान। घर वापसी हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल गांधी आज संसद पहुंचे, सुबह संसद पहुंचे। दिग्विजय सिंह गुरुजी वेलकम कर रहे थे सीढ़ियों पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन कार्रवाई चल नहीं सकी, संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। और स्थगित होने के बाद विपक्ष ने ह्यूमन चेन बनाई। कल आपको दिखाया था ईडी तक मार्च करना था, पहुंच नहीं सके। आज ईडी के खिलाफ ह्यूमन चेन बनाई। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। विदेश में बोलते रहे कि देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका और यूरोप को भारत का लोकतंत्र बचाना चाहिए। अब पूरी तरह से उस मोड में थे, मान चुके थे देश में लोकतंत्र नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बोलते बोलते बोल गए कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। सुनिए। राजनाथ सिंह जी, अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहते हैं दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। राहुल गांधी के दिल की बात एक बार फिर जुबां पर आ गई। राहुल ने एक बार फिर देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया। आप खुद सुनिए। Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. आपने ठीक सुना। दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यही कहा, अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। अब देश का कोई सांसद जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नुमाइंदगी करता हो, वो आखिर ऐसा कैसे कह सकता है कि वो दुर्भाग्य से सांसद है। लेकिन राहुल तो ठहरे राहुल, तो सांसद होना उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। लेकिन राहुल की इस गलती का एहसास उनके बगल में बैठे जयराम रमेश को हो गया और उन्होंने बात संभालने की कोशिश की। जयराम रमेश ने राहुल के कान में कुछ बुदबुदाया, अनफॉर्चुनेटली वाले बयान को ठीक करने को कहा। Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying unfortunately for you, but unfortunately for... जिसके बाद राहुल ने अपने बयान में सुधार किया। मैं एमपी हूं, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। अगर गलती से ऐसा बयान मुंह से निकल जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन दुनिया जानती है कि राहुल का भारत के लोकतंत्र के प्रति क्या नजरिया है। उनके इसी नजरिए की वजह से संसद 4 दिन से ठप है। लंदन में दिए उनके बयान पर माफी की मांग हो रही है, जिसमें राहुल ने ब्रिटेन में हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाया था और विदेशी ताकतों से हस्तक्षेप की मांग की थी। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack. दरअसल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्ता पक्ष को टारगेट करने के लिए बुलाई थी, क्योंकि लंदन वाले उनके बयान पर उनसे लगातार माफी की मांग हो रही है। लेकिन राहुल ने ना तो उस बयान पर माफी मांगी, न मीडिया में उस बयान पर जवाब दिया। बस इतना कहा कि सांसद हूं, संसद में जवाब दूंगा। तो सवाल ये कि सांसद थे तो विदेश में देश का मजाक क्यों बनाया, देश के लोकतंत्र पर सवाल क्यों उठाया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रधानमंत्री मोदी, सरकार, अडानी सब पर भाषण दिया। अब जरा सुनिए रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से जिन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने राहुल की बातों का जवाब दिया। दोनों को सुनिए। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने
4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। वो स्पीकर साहब का मामला है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। वो बोलेंगे तो जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना, भाजपा के मंत्री भी बैठे हुए हैं और हम लोग जवाब देना जानते हैं ना, ये तो पता ही है आप लोग, हम लोग भी होमवर्क करके जाते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि महबूबा मुफ्ती गई थी मंदिर, शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया, लेकिन महबूबा क्यों बनी शिव भक्त, इसके पीछे क्या है ये आपको बताऊंगा। तस्वीर देखिए जरा। महबूबा मुफ्ती गई मंदिर, जलाभिषेक किया महबूबा मुफ्ती ने। इससे पहले महबूबा कब गई थी शायद आपको याद नहीं होगा। अब क्यों गई है इसलिए सब सवाल कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मंदिर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त मंदिर पहुंची, जम्मू में है ये महबूबा मुफ्ती, आपको बताऊं ये कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थी। अगली तस्वीर दिखाइए। चुनाव भी आने वाले हैं। ये वो मंदिर है पुंछ में जिसमें महबूबा पहुंची थी, जलाभिषेक किया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं जब से मोदी जी मंदिर जा रहे हैं तब से महबूबा मुफ्ती हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, सब मंदिर जाने लगे। जो अब तक मंदिर जाने से बचते रहे, कहीं वोट ना खिसक जाए कोई। सुनिए जरा। मोदी की भक्ति का असर हुआ कि विरोधी भी अब मंदिर मंदिर के दौरे करने लगे हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात कहकर जो देश की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से भाग रहे थे, अब वो सनातन का सम्मान कर रहे हैं। हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाने वाले अब नतमस्तक हैं। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। ये मोदी का ही असर है कि कभी राहुल और प्रियंका पूजा अर्चना करते नजर आते हैं, तो कभी अलगाव की बोली बोलने वाली महबूबा शिवलिंग का जलाभिषेक करती दिखाई देती हैं। मैं मोदी जी को सशक्त प्रणाम करता हूं, एक भारतीय के नाते। उन्होंने देश में जो लोग कभी हिंदू मंदिरों को देखना नहीं चाहता था, जो हिंदू मंदिरों को सेकुलरिज्म शब्द, और आज राहुल गांधी को कौन कहे, प्रियंका को कौन कहे, मंदिर मंदिर त्रिपुंड लगाते हुए अब तो महबूबा मुफ्ती महबूबा भी जलाभिषेक कर रही हैं। मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि सनातन किसको कहते हैं, लोकतंत्र किसको कहते हैं, ये सिखा। और आइए मैं आपको बताता हूं महबूबा मुफ्ती मंदिर क्यों गई थी और इस पर बवाल जो हो रहा है वो बवाल देखिए जरा। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती को आप। महबूबा मुफ्ती पुंछ के नवग्रह मंदिर गई थी। पीडीपी चीफ मुफ्ती पहले तो पूरे मंदिर में घूमी, बाद में मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया उन्होंने। यानी महबूबा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और महबूबा की इस पूजा को बीजेपी कह रही है ड्रामा है। बीजेपी ने कहा यह महबूबा का एक ढोंग है और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी महबूबा पर सवाल उठा दिए। देवबंद के मौलाना बोले ये इस्लाम विरोधी कदम है। विवाद बढ़ा तो महबूबा ने सफाई दी, कहा मंदिर में किसी ने हाथ में लोटा थमा दिया था तो मैंने वहां शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। मंदिर में पूजा करना मेरा निजी मामला है, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं और बीजेपी क्या कह रही है। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए।
तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। मैं भी मंदिर से आ रहा हूँ, जल चढ़ा करके आया हूँ। खबर उन लोगों की बनती है क्योंकि कारण ये है कि वो कुछ अलग सा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है जब समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो आइए, महबूबा की ये तस्वीर वायरल है सोशल मीडिया पर। सब महबूबा के जलाभिषेक की तस्वीर पर बात कर रहे हैं। देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। ये है शेफाली वैद्य ने लिखा है वो तस्वीर देखकर, खातून महबूबा ने मंदिर में पूजा की, फिर तो फतवा जारी होने वाला है। सम्राट भाई लिख रहे हैं, वीर सावरकर ने सही कहा था, जब हिंदू एकजुट हो जाएंगे तब नेता कोट के ऊपर भी जनेऊ पहनेंगे। कविता ने लिखा है, महबूबा कभी हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं होती, फिर वो एक मंदिर में क्यों गई थी। प्रीति गांधी ने लिखा, किसी ने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि महबूबा मंदिर जाएंगी और जलाभिषेक करेंगी। बाबा बनारस लिख रहे हैं, देशभक्तों अपने वोट की ताकत देख लो, अगर हम एकजुट हुए तो देश बदलेगा और हम एक दिन विश्व गुरु बनेंगे। महेश विक्रम हेगड़े ने लिखा, जब कश्मीर में मंदिर तोड़े जा रहे थे तब महबूबा और उनके साथी मजे ले रहे थे, अब हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए महबूबा मंदिर में पूजा कर रही हैं। संजय ने लिखा, महबूबा ने पूजा की, यकीन नहीं हो रहा है, क्या किसी को यह बात हजम हो रही है। शिवकांत ने लिखा, हैरानी ना हो, पाकिस्तान में फिर से मंदिर बनेंगे और भारतीय भी वहां पूजा कर सकेंगे। सुनिए अब धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हमलावर है, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु भी हमलावर है। सुनिए। महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो शिवलिंग पर पानी वगैरह चढ़ा रही हैं, तो ये मुसलमान के लिए कतई जायज नहीं है। अल्लाह सिर्फ एक है, वही इबादत के लायक है और उसी की मुसलमान पूजा करता है। उसके अलावा अगर किसी दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है तो फिर वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए महबूबा मुफ्ती को अपने इस अमल से तौबा करनी चाहिए। वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने बाबा अमरनाथ के पवित्र स्थान को एक स्थायी तौर पे जमीन दिए जाने पे एक बवाल खड़ा किया। पहले कश्मीर में, फिर जम्मू में आग लगाई, हिंसा के साथ साथ नफरत जम्मू और कश्मीर खित्ता में जिसे कहते हैं गैप क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई। ध्यान रहे, ढोंग और दिखावे की राजनीति से अगर जम्मू कश्मीर में के लोगों का भला हो सकता तो जम्मू कश्मीर आज तक एक स्वर्ण नगरी जिसके गली और कूचों में जिसे कहते हैं दूध, दही और शहद बह रहा होता। अब आपके लिए बहुत जरूरी खबर, लगभग 99.1% लोग प्लास्टिक की बोतल में ही पानी पीते हैं। सभी पीते हैं, बोतल में पानी मुंह लगाकर भी पीते हैं। सावधान, हर घूंट में बैक्टीरिया है। इन बोतलों में जो आप पानी पी रहे हैं, कितना बैक्टीरिया अंदर जा रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बड़ी रिसर्च आई है जो कह रही है आपके घर में जो माउस है उससे ज्यादा बैक्टीरिया बोतल में, आपके घर में जो टॉयलेट है उस टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया इस बोतल में। देखिए जरा 40-60 ग्राफिक्स दीजिए कि आखिर क्या क्या है, ये आपके सामने आ गया। बोतल का पानी आपको बीमार कर सकता है। बार बार इस्तेमाल, बोतल बहुत खतरनाक है। देखने में ऐसी बोतल भले ही आपको साफ दिखे, लेकिन ये बोतल कीटाणुओं का घर होती है। ऐसी बोतल टॉयलेट सीट से गंदी है, ये रिसर्च कहती है। टॉयलेट सीट से 40,000 ज्यादा बैक्टीरिया इस बोतल में आ जाते हैं जब आप बोतल को मुंह लगाकर पीते हैं। यानी पानी की बोतल से ज्यादा साफ टॉयलेट की सीट है। किचन की सिंक से 2 गुना कीटाणु इन बोतलों में होते हैं। कंप्यूटर माउस से 4 गुना ज्यादा बैक्टीरिया इन पानी की बोतल पर। पालतू जानवरों के बर्तन से 14 गुना ज्यादा कीटाणु इस पर। बार बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बोतल से में ज्यादा खतरा है। यानी बार बार जिस बोतल को आप प्लास्टिक के इस्तेमाल कर रहे हैं वो और ज्यादा खतरनाक है। बोतल से इंसानों के मुंह में लाखों बैक्टीरिया पहुंचते हैं। यह है, अब मैं आपको वो रिसर्च बताने जा रहा हूं जो अमेरिका की रिसर्च है, और अमेरिका की उस रिसर्च में, स्टडी में सामने आई है ये हकीकत। देखिए जरा।
ये आप लैब देख रहे हैं। रिसर्च ये कहती है कि बार बार इस्तेमाल बोतल की हर घूंट में खतरा है। अमेरिकी कंपनी वाटर फिल्टर गुरु ने खुलासा किया। खुलासा यह है कि पानी की शुद्धता ट्रीटमेंट पर यह कंपनी काम करती है कि पानी आपका कितना प्योर है, उसके साथ कैसे ट्रीट करके उसे और बेहतर बनाया जाए। बोतल की सफाई को लेकर कंपनी ने रिसर्च की। रिसर्च यह है कि पानी की बोतल के सारे हिस्सों को 3 बार टेस्ट किया गया। कौन कौन से? एक बोतल ली उन्होंने और उसके 3 हिस्से किए, यानी बोतल के बाहर का हिस्सा, ढक्कन और उसके मुंह की जांच की गई। रिसर्च में 2 तरह के बैक्टीरिया का खुलासा हुआ है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कई तरह के संक्रमण फैलाता है। दूसरा बैसिलस बैक्टीरिया जो गैस बनाते हैं और पेट खराब करते हैं। ये 2 बैक्टीरिया मिले इस पे। बोतल से मुंह लगाकर पानी पीने से खतरा और ज्यादा होता है, क्योंकि बोतल के मुंह पर सबसे ज्यादा कीटाणु मिले। आम साफ सफाई से ये कीटाणु नहीं जाते हैं। अगर आप सोचें कि 3 बार बोतल को आप पानी से धो लें और ये चले जाएंगे, तो नहीं जाते हैं। लोग बोतल को खंगाल कर साफ समझने लगते हैं, लेकिन ऐसी बोतल में बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं एक तस्वीर, उससे बाद आपको बताऊंगा कि यह आपको कितना बीमार कर सकती है। तस्वीरें मैं उन बोतलों की आपको दिखाने जा रहा हूं। इस तरह की बहुत सी बोतल जो तैयार होती हैं, आप मार्केट से लेकर आते हैं, इसमें पानी भरते हैं और इसको यूज करते हैं लंबे वक्त तक। इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पिलर ग्राफिक्स है, यह मैं आपको बताऊंगा कि ये बोतल जिनमें आप बार बार पानी पी रहे हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। पेट की गड़बड़ी वजह बोतल है, डायरिया वजह बोतल है, एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, दिल की बीमारी बढ़ जाती है, आंत की बीमारी बढ़ जाती है, उल्टी, जी मिचलाना, हार्मोन असंतुलन बिगड़ना, यूरिन इन्फेक्शन का खतरा होता है। ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब मैं आपको पहले सुनवाता हूं, डॉक्टर को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि बोतल से बैक्टीरिया जाएगा कैसे। पहले डॉक्टर को सुनिए। जनरली जो हम बोटल्स जिनसे हम पानी पीते हैं वो एक तो प्लास्टिक बोटल्स होती हैं। प्लास्टिक बोटल्स में अगर हम लोग पानी पी रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 3 to 6 मंथ्स के बाद बोतल को चेंज कर देना चाहिए, या 3 to 6 मंथ का रखा हुआ जो पानी है उस बोतल में, उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। जनरली हम लोग बोतल परचेज करते हैं और तुरंत पानी पी लेते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर वो कोई टर्बिडिटी तो नहीं है, क्लियर वाटर है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, और उसमें कोई किसी भी तरीके का जो कुछ पार्टिकल्स ना हो, तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। और प्लास्टिक क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर हम रखते हैं तो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। अब आपको बताता हूं बोतल से बैक्टीरिया जाएगा कैसे, कैसे इस्तेमाल करना है बोतलों को। ये आप बोतल देख रहे हैं, प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल कम करें। पहली चीज, सिंगल यूज बोतल से दोबारा पानी ना पिएं, यानी वो बोतल जो एक बार में पानी पीने के बाद फेंक दी जाती है, उसका इस्तेमाल दोबारा ना करें। कांच, स्टील की बोतल का इस्तेमाल ज्यादा करें। बोतल से मुंह लगाकर पानी ना पिएं, क्योंकि आपके मुंह का बैक्टीरिया उसमें आ सकते हैं। बोतल से गिलास में डालकर ही पानी पिएं। बोतल को अच्छे से साफ करते रहें और रोज गर्म पानी और साबुन से उसे जरूर धोएं। नींबू, नमक और बर्फ से भी बोतल आप साफ करें। कुछ साफे तक बोतल में को धूप में रखें, कुछ समय तक, अगर संभव हो कुछ वक्त बोतलों को धूप में रख दें, जिससे बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाएंगे उससे। बदबू हटाने के लिए बेकिंग सोडा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और समय समय पर बहुत जरूरी है कि बोतलें बदलते रहें। ये सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई जानकारी थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सियासत की खबर है और करप्शन से जुड़ी। सिसोदिया पर डबल अटैक है कि सिसोदिया पहले सीबीआई के शिकंजे में रहे, फिर ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं कोर्ट में जब लाया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये कस्टडी में है अभी फिलहाल ईडी की, लेकिन एक तीसरी तलवार गिरी है उनके ऊपर, जासूसी वाली। सिसोदिया पर आरोप लगा कि वो जासूसी भी करवा रहे थे। देखिए किसकी जासूसी करवा रहे थे। जासूसी कांड में अब सिसोदिया पर एक्शन हो गया। सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
सिसोदिया समेत 6 लोगों पर एक्शन हुआ। फीडबैक यूनिट्स ने जासूसी कराने का आरोप है कि यूनिट बनाई थी केजरीवाल सिसोदिया एंड टीम ने, उसका नाम था फीडबैक यूनिट, यानी लोगों से फीडबैक लेना था। विपक्षी नेताओं, संस्थाओं की जासूसी का आरोप लग रहा है इस यूनिट पर। यूनिट पर कोई विधायी या न्यायिक निगरानी नहीं रखी गई, सिर्फ उसको बना दिया गया। केजरीवाल सरकार ने बनाई थी ये फीडबैक यूनिट, 2016 में हुई थी फीडबैक यूनिट की शुरुआत। मकसद ये था कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम का फीडबैक लोगों से लें कि कैसा काम हो रहा है। लेकिन ये काम क्या करने लगी यूनिट? सरकार इससे जासूसी का काम करवा रही थी। मनीष सिसोदिया थे इस यूनिट के इंचार्ज, फीडबैक यूनिट के। इस केस में भी सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया और दारू घोटाले में ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीबीआई से निकले ईडी और ईडी से निकले तो पुलिस। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल और सिरसा। Two questions. CBI has registered another case against. Let's talk about the कूड़ा यार। ये तो रोज ही तुमसे बात होती है, वो भी कूड़ा ही है। सर मनीष जी के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से उसको अलग से करेंगे यार, अभी वो तो सारा दिन वही चलता रहता है, काम भी तो कर लो थोड़ा सा। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान आदमी है, कट्टर बेईमान, और इस बेईमानी इस हद तक करते हैं कि अपने विरोधियों की सारी की सारी जासूसी करने के लिए भी दिल्ली की सरकार का पैसा लुटा रहे थे। मुझे उम्मीद है जैसे मनीष सिसोदिया से अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन लिया था, आज अरविंद केजरीवाल जी को भी खुद इखलाकी तौर पर इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तो कट्टर ईमानदार सरकार का पर एक और आरोप लग गया है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। यादव जी के साथ कर लूं। शक्ति जी, अब तो खुली चुनौती प्रशांत किशोर दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से ज्यादा बड़ी बात यह है कि नीतीश जी चुप क्यों है लालू यादव पर। आज उन्हें तो आज तो जमानत मिल गई, आज तो लड्डू बांटे गए हैं वहां पर। कौन प्रशांत किशोर? देखा नहीं कौन